तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने एंड किया था यहाँ पे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन टाइप है, ट्रांजैक्शन वगैरह की टाइप लेने के बाद और ट्रांजैक्शन की का अमाउंट लेने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारे पास, जब हम इनपुट से अपने बाहर आएंगे तो हमने सबसे पहले एक चेक लगाना है कि आंसर वर्ड डॉट यूजर आईडी, आंसर टू डॉट यूजर पिन अगर एग्जिस्ट करता है तो आंसर, ये जो यूजर आईडी का और यूजर पिन का जो हमारा अमाउंट है, यानी हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे जो अमाउंट उसने दिया है, जो जो अमाउंट यूजर ने विड्रॉ करने के लिए दिया है, वो बैलेंस में मौजूद भी है या नहीं है। ये बैलेंस के वेरिएबल में जो अमाउंट आया था, ये हमने शुरू में मैट और रैंडम के जरिए से एक रैंडम वैल्यू जो है जनरेट कर ली थी कि यूजर का ये एक रैंडम बैलेंस कुछ भी है वो जनरेट, वो हमने जनरेट कर लिया था। ये अगर ऊपर देखें तो ये हमारा बैलेंस का एक वेरिएबल लिया था हमने, जिसमें हमने मैट डॉट रैंडम के जरिए से एक अपना इसमें एक वैल्यू जनरेट कर ली थी, जो हमारे यूजर का जो है, जिस वक्त हमारा यूजर जो है वो अपना यूजर आईडी या पिन जो है वो इनपुट करेगा,
तो उसमें जो है वो हमने मैट डॉट रैंडम के जरिए एक उसका बैलेंस जनरेट कर दिया था रैंडमली। तो उस बैलेंस में वो बैलेंस से अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए, या हमारी एटीएम मशीन के अंदर एक फंक्शन होता है कि हमारा बैलेंस अमाउंट जो है जो हमने इनपुट दिया है विड्रॉ करने के लिए, वो हमारे बैलेंस में भी जो है वो होना चाहिए। अगर वो बैलेंस से छोटा होगा, जो अमाउंट यूजर ने इनपुट दिया है, अगर वो बैलेंस से छोटा होगा तो बैलेंस में से माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा जो उसने अमाउंट दिया है। और अगर और उसको कंसोल के ऊपर जो है उसका करंट बैलेंस यानी विड्रॉ करने के बाद जो करंट बैलेंस है वो शो हो जाएगा। अगर यूजर अमाउंट वो देगा जो उसके बैलेंस में मौजूद नहीं है या एक्सीड कर रहा होगा, तो हम यूजर को इनसफिशिएंट बैलेंस का जो है एक मैसेज देंगे और उसको उसका बैलेंस भी बता देंगे कि आपका करंट बैलेंस इस वक्त जो है वो ये है। थोड़ा बहुत ये समझ में आता है, यहाँ से कुछ थोड़ा सा समझ में आया यहाँ से इफ का स्टेटमेंट। यूजर जी सर। यूजर जब अपनी ट्रांजैक्शन देगा तो हमने चेक ये लग करना है कि आया यूजर का बैलेंस जो है उसके अमाउंट से मैच करता है या नहीं करता, यानी बैलेंस जो उसने जो अमाउंट दिया है वो उसके बैलेंस में मौजूद होना चाहिए। अगर बैलेंस जो है वो कम होगा दिए हुए अमाउंट से, तो उसको जो है वो इनसफिशिएंट बैलेंस का जो है वो एक मैसेज दे दिया जाएगा। ये कैमरा बंद कर लेना काइंडली। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। सर ये जो इसकी दूसरी स्टेटमेंट है नीचे, जी। ये बैलेंस माइनस इज इक्वल टू आंसर डॉट अमाउंट, ये माइनस क्यों है? माइनस जिस वक्त अगर वो उसका अमाउंट जो है वो बैलेंस से कम होगा, यानी बैलेंस उसका इतना अमाउंट का मौजूद होगा जितना वो विड्रॉ करना चाहता है, तो हम बैलेंस में से जो है वो माइनस कर देंगे उतना अमाउंट जितना उसने विड्रॉ करना है। ऐसे ही होता है ना एटीएम में। जी जब जी। आप एक एटीएम में अपना इनपुट देते हैं बैलेंस अपने विड्रॉ का, तो उसके बाद वो हम्म। चेक करता है आपके बैलेंस को। अगर आपका बैलेंस सफिशिएंट मौजूद होता है तो वो आपके बैलेंस में से उसको माइनस कर देता है। इसके लिए हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं माइनस इक्वल्स टू, यानी बैलेंस में तो सर ये की ऑपरेटर वैल्यू। यहाँ पे बैलेंस से ऑपरेटर ऐसे लगाया जा सकता है कि बैलेंस स्पेस माइनस इज इक्वल टू, ऐसे लगाया जा सकता है ऑपरेटर? बिल्कुल लगाया जा सकता है। डिक्रीमेंट है यानी बैलेंस के वेरिएबल के अंदर हम बैलेंस से ही माइनस कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे इसको अगर मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ सिंपल मेथड में, तो ये इसको इस तरह से लिखते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस आंसर टू डॉट अमाउंट। इसको दूसरी तरह से लिखने का जो तरीका है वो ये है। इस एक्सप्रेशन को या इस फंक्शन को या इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं आप जो मैंने कमेंट पे लिखा है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी बैलेंस के वेरिएबल में आंसर डॉट अमाउंट को बैलेंस की जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें से आंसर डॉट अमाउंट को माइनस करेगा, यानी अमाउंट को जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है यूजर उसको माइनस करेगा, और फिर जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी उसको बैलेंस के ही वेरिएबल में जो है वो दोबारा से रख देगा। ये बात समझ में आई है? बैलेंस जी कैसे सर। लेते हैं? जी सर। ये दो तरीके होते हैं। इसका इसका जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है वो ये कहलाती है, जैसे एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, जो हम फॉर लूप के अंदर आपने देखा होगा आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस कर रहे होते हैं, जी जी जी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये उसी तरह का एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। आई प्लस प्लस के अंदर हम प्लस वन कर रहे होते हैं। फॉर लूप के अंदर अगर हम देखें तो आई प्लस प्लस के अंदर हम प्लस वन कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है ना हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी वैल्यू
कितनी वैल्यू जो है माइनस करनी है। तो उसका तरीका ये होता है कि माइनस इक्वल्स टू, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर निकलता है, माइनस इक्वल्स टू, उसके बाद जो आपने वैल्यू माइनस करानी है उसी वेरिएबल के अंदर से, और फिर उसका रिजल्ट जो है उसी वेरिएबल में आपने जो है वो स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम करते हैं जो वेरिएबल है उसमें माइनस इक्वल्स टू, उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देते हैं। जी सवाल पूछ लें। हैंड रेस किया था किसी ने? अच्छा सर थोड़ा सैयदा से रिपीट कर दीजिएगा। मैं मैं रिपीट सर करके आप अपना पूरा कोड दिखा दें। मैं बता दूंगा। सैयदा उरूसा पूछ रही है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई functions which function will use in the project। ये प्रोजेक्ट की नीड्स के ऊपर बेस करता है, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आप फंक्शन के नाम अपने तौर पे रख लेते हैं। वॉइस आ रही है सही? जी जी। अच्छा मैं स्टार्टिंग से एक दफा फिर रिकैप कर लेते हैं हम। सबसे पहली लाइन है शिबेंग कोड की। शिबेंग कोड हमारे लिए एग्जीक्यूटेबल एनपीएम पे एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आप इसको लिख रहे होते हैं, ये उसके लिए अगर आपने एग्जीक्यूटेबल नहीं बनानी तो आप शिबेंग कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। शिबेंग कोड सर का पता है? आवाज बहुत हल्की है सर, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज किस किस को नहीं आ रही, किस किस के पास प्रॉब्लम है? सबके पास मुझे प्रॉब्लम है? नहीं आ रही। नहीं सर सही जी है मुझे सब। बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। कुछ लोगों के पास जो प्रॉब्लम आ सर रही है, बिल्कुल आप सही आ अपने रही है, बिल्कुल सही आ रही है। आप लोगों के जिनके पास हल्की आ रही है आवाज, वो अपने स्पीकर वगैरह का वॉल्यूम चेक कर लेंगे। अच्छा सबसे पहले हम लिखते हैं शिबेंग कोड। शिबेंग कोड आपको पता है इसका ये जो फर्स्ट होता है, ये हम कंपाइलर को रनिंग के वक्त प्रोग्राम रन करते वक्त ये बताता है कि उसका जो है वो आपको कोड जो है इंटरप्रेटर जो है वो उसका पाथ डिफाइन कर रहा होता है, यूजर बिन वीएनबी, ये इंटरप्रेटर का पाथ डिफाइन कर रहा होता है। और ये जो हमने बाद में वैल्यू लिखी है, नोड लिखी है, ये कंपाइलर को ये बताता है कि नोड जेएस का प्रोजेक्ट है। ये शिप एंड कोड का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंक्वायरर। इंक्वायरर हमने इंपोर्ट किया इस वजह से कि हमें जो है वो यूजर से वैल्यूज लेनी है। उसके लिए हमने इंक्वायरर जो है वो अपने पास इंस्टॉल किया था, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया आंसर टाइप का, जिसमें हमने 5 तरह के जो है वो वेरिएबल्स ले लिए। यूजर आईडी स्ट्रिंग, यूजर पिन नंबर, अकाउंट टाइप स्ट्रिंग अकाउंट टाइप के लिए, ट्रांजैक्शन टाइप के लिए ट्रांजैक्शन टाइप का वेरिएबल लिया है, अमाउंट के लिए यानी जो अमाउंट विड्रॉ करेगा उसके लिए अमाउंट का। ये जो इंटरफेस हमने डिफाइन किया है, ये इसके जितनी भी ये टाइप्स हमने डिफाइन की इस इंटरफेस के अंदर आंसर टाइप के अंदर, ये तमाम की तमाम टाइप्स जो है, ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो है, ये तमाम आप इसको कह लें प्रॉपर्टीज जो है, ये हम यूजर से इनपुट लेते हुए एक्वायरर में जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हमने एक टाइप बनाई यूजर के भी नाम से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो सर ने बताया था, सर हमजा ने ड्यूरिंग क्लास सेशन, इंटरफेस और टाइप के डिफरेंस, यानी फॉर एग्जांपल हम इंटरफेस क्यों यूज करते हैं और टाइप क्यों यूज करते हैं, इधर वे हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको प्लीज वो याद हो तो रिमाइंड करा सकते हैं। इंटरफेस और टाइप में डिफरेंस मैं उसको रिवाइज करके दोबारा रिमाइंड करा दूँ, इंटरफेस टाइप में क्या डिफरेंस होता है। थैंक इंटरफेस इंटरफेस असल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये आप वहाँ पे जब हम टाइप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें भी हम यूज करेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे टाइप्स में इंटरफेस क्या क्या है, इंटरफेस कहाँ इस्तेमाल होता है। इंटरफेस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, तो टाइप्स में नहीं हो सकती, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं होती है जैसे टाइप्स में। इसके अलावा इंटरफेस के और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ ये टाइप डेफिनेशन का ही काम इंटरफेस का नहीं है, इंटरफेस के और भी बहुत सारे काम होते हैं।
टाइप जो होती है, टाइप बुनियादी तौर पर सिर्फ एक यूजर डिफाइंड टाइप है। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग टाइप है, एक नंबर टाइप है, वैसे ही हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी कोई टाइप बना लें जिसमें हम कोई सेट ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज होती है उसको रखना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो हम टाइप जो है वो एक डिफाइन कर सकते हैं। और तो फर्क समझ में आया यहाँ तक इंटरफेस का और टाइप का। जी एग्जैक्टली क्लियर, थैंक यू। और इंटरफेस, यही उन्होंने जी यही सेशन में भी बताया था कि इसका सिर्फ मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरफेस और टाइप के बीच में हम जो है फंक्शन यूज नहीं कर सकते, बाकी इंटरचेंजेबल। इंटरफेस में हम फंक्शन की डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। इंटरफेस जब आप क्लासेस वगैरह बना रहे होंगे ना टाइप स्क्रिप्ट में, तो वहाँ इंटरफेस ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि इंटरफेस का असल काम क्या होता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं इंटरफेस की जगह इसको टाइप कर दूं तो भी ये चल सकता है। जी बात जी, समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, तो इट्स यहाँ पे क्लियर। हमने फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया। इंटरफेस में हम फंक्शन की डिक्लेरेशन भी करते हैं, जबकि टाइप में हम फंक्शन की डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ हम जो है वो वेरिएबल की टाइप्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उसके बाद फिर हमने एक अपना हमने यहाँ पे एक टाइप डिफाइन की यूजर की, जिसमें हमारी दो वैल्यूज है, एक यूजर आईडी और एक यूजर पिन। यूजर आईडी जो है वो स्ट्रिंग है और यूजर पिन जो है वो नंबर है। ये टाइप हमने सिर्फ इस वजह से डिफाइन की ताकि हम एक एरे बना सकें जिसमें हमारी दो तरह की वैल्यूज होंगी। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकें, ऑब्जेक्ट का एरे जिसमें हमारी यूजर आईडी और यूजर पिन जो है वो सेव हो सके। इसके बाद हमने अपना एक वेरिएबल ले लिया यूजर्स का, जिसकी टाइप हमने रखी यूजर, यानी जो हमने टाइप बनाई थी, टाइप हमने जो बनाई थी यहाँ पे, इसी का हमने एक वेरिएबल ले लिया और वो था एरे टाइप था यूजर। इस एरे में हमने वैल्यूज रखी चंद, तीन तरह की वैल्यूज, तीन वैल्यूज हमने इसको दे दी, इनिशियलाइज करा दी तीन वैल्यूज इसमें, ताकि हम बाद में जब यूजर से हम इनपुट लें यूजर आईडी और पिन, तो इसी एरे में से जो है वो उसको वैलिडेट करा सकें कि आया उसने अपना यूजर आईडी और पिन जो है वो सही दिया है। उसके बाद हमने तीन वेरिएबल लिए। सबसे पहला वेरिएबल हमारा बैलेंस का है, यानी जो भी यूजर का यूजर आईडी या पिन लॉगिन करके आएगा, तो उसका बैलेंस जो है वो हमने एक रैंडम नंबर के जरिए, मैथ डॉट रैंडम के जरिए हमने एक रैंडम बैलेंस जो है वो जनरेट कर दिया। दूसरा वेरिएबल हमने लिया आंसर वन का। इस आंसर वन की टाइप जो है वो आंसर टाइप है। ये आंसर टाइप वही है जो हमने इंटरफेस डिफाइन किया था। उसके बाद एक हमने दूसरा वेरिएबल लिया आंसर टू का, इसकी भी टाइप जो है वो आंसर टाइप है। जी, एड्रेस किया है, तो सवाल है तो पूछ रहे हैं, एड्रेस किसने किया था? सर, ये जो आपने स्टैटिक मनलैक किया, इसका क्या मतलब है? स्टैटिक कहाँ पे? ये मैट डॉट रैंडम स्टैटिक 1 0 0 0 0। अच्छा, हमने मैट डॉट रैंडम के जरिए एक वैल्यू जनरेट की। मैट डॉट रैंडम जो वैल्यू जनरेट करता है वो पॉइंट्स में कर रहा होता है। हमें चाहिए जो भी यूजर लॉगिन हो रहा है उसका हमें एक बैलेंस रैंडमली जनरेट करना है। तो उसको हम मैट डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसके पॉइंट्स को हम आगे बढ़ा देते हैं 1 लाख से, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है। और उसको मैट डॉट फ्लोर के उसके बाद उसको मैट डॉट फ्लोर के जरिए से हम उसकी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो हटा देते हैं, सिर्फ हम एक इंटीजर वैल्यू देते हैं। मैट डॉट रेंडम का जो फंक्शन है वो डेसिमल वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग करके जनरेट करता है, वो 1 से ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहा होता। उसको हम थाउजेंड्स में या लैक्स में जो है कन्वर्ट करने के लिए, थाउजेंड में उस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख के साथ। जैसे हम अगर इसको सिर्फ 10 तक की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। यहाँ पे हम 1 लाख तक लेना चाह रहे हैं, इसमें हम एक बैलेंस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको 1 लाख तक जो है वो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका पॉइंट जो है वो उतने जीरो जो है वो आगे चला जाएगा। और मैट डॉट फ्लोर उसके बाद किया है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट्स के बाद की वैल्यू जो है वो छोड़ देगा और सिर्फ एक इंटीजर नंबर जो पॉइंट से पहले का है वो रह जाएगा वहाँ पे बैलेंस। समझ में आया, आता है? यस सर जी, थैंक यू सर।
बाद आंसर 1 और आंसर 2 टाइप समझ में आ गई। उसके बाद हमने अपना स्टार्ट लूप का फंक्शन जो है वो बनाया और स्टार्ट लूप का फंक्शन कॉल कर दिया। स्टार्ट लूप का फंक्शन क्या करता है, वही सर स्टार्ट लूप जी। ये स्टार्ट लूप का क्या मतलब है, ये बता देंगे, मैं जहन से निकल गया। स्टार्ट लूप में आ रहा हूँ, इसी को करा रहा हूँ। स्टार्ट लूप का फंक्शन हमने कॉल किया। स्टार्ट लूप का फंक्शन जो काम करता है सर कि ये पूरा प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के यूजर जो है वो डू यू वांट टू कंटिन्यू के मैसेज पे नो को सेलेक्ट नहीं करते। हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट लूप के फंक्शन से ही स्टार्ट होगा और ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक यूजर जो है वो नो नहीं कर देता। स्टार्ट लूप के फंक्शन का मतलब समझ में आया। हम अपने प्रोग्राम को उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक यूजर जो है वो प्रोग्राम से बाहर आने के लिए नो, यहाँ पे चॉइसेस के अंदर नो का जो है वो सिलेक्शन नहीं कर देता। स्टार्ट लूप का फंक्शन जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा सबसे पहले गेट यूजर आईडी का फंक्शन कॉल करेगा, यानी यूजर आईडी लेगा। उसके बाद यूजर आईडी जो है वो वैलिडेट होगी। अब इसी एरे में से कि आया यूजर आईडी जो है वो सही दी है या नहीं दी है, इस एरे में यूजर आईडी अगर सही दी होगी तो उसके फौरन बाद ये डू व्हाइल का लूप चलेगा और गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन चल जाएगा। यानी अगर उसने अपनी यूजर आईडी और पिन सही दिया तो हम यूजर्स को ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर देंगे कि अब आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब वो अपनी ट्रांजैक्शन को क्या इनपुट देगा, फास्ट कैश या विथड्रॉ के जरिए, तो हम उसको चेक कराएंगे कि आया ये उसके बैलेंस में जो है वो वैल्यू मौजूद है भी कि नहीं है, उसका बैलेंस इतना एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो उसके बैलेंस में से माइनस हो जाएगा और अगर बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको इनसफिशिएंट बैलेंस का जो है मैसेज दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर फौरन बाद वो ये यहाँ पे आ जाएगा सर वेरिएबल ये अगेन। गेट यूजर आईडी, ये गेट यूजर आईडी है, उसमें आप होवर कीजिएगा, उस पे टाइप इसकी एनी आ रही है कि यहाँ पे जी जी, और गेट ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे एक या यहाँ पे कहाँ पे गेट इस पे टाइप एंड कहाँ पे आ तो वो सर पिछले सेम को पिछले इसमें वीडियो में मैंने देखा तो उस पे टाइप एनी आ रही है ना, जैसे इस ये पे आ वाली, रही है। ये है नहीं, ये ये तो जी हमने वेरिएबल अगेन का एक वेरिएबल लिया है ना। ठीक है, तो सर इसकी एनी ठीक रहेगी? इसमें टाइप मेरा समझ ये इसमें कि इसमें इसमें जी इसमें इसमें जब ये हमने इंक्वायरर से यूजर का इनपुट ले रहे हैं, इसमें एनी में कोई मसला नहीं है। एनी लेने में इसमें कोई भी इनपुट वैल्यू आ सकती है ना, नंबर भी हो सकती है, कोई गेस्ट भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यूजर से इनपुट आ ऐसी है। ठीक है। यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अगेन का एक वेरिएबल है, अगेन के वेरिएबल में हम यूजर से एक इनपुट लेंगे जिसमें लिस्ट है, उसमें उसका उस वेरिएबल का नाम रीस्टार्ट रखा है हमने। रीस्टार्ट में हम उसको दो चॉइसेस पूछेंगे, आया वो कंटिन्यू करना चाहता है, दोबारा कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है या नहीं, यस या नो। अगर वो दोबारा ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो हम वाइल लूप में, अगर वो यस करता है तो हम वाइल लूप को दोबारा से चलाएंगे और उससे दोबारा ट्रांजैक्शन गेट करेंगे। हम यूजर आईडी को दोबारा गेट नहीं करेंगे उससे। तो यूजर आईडी सिर्फ एक दफा जिस वक्त वो यूजर दाखिल हो रहा है प्रोग्राम में या एटीएम में, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफा देता है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है मल्टीपल टाइम्स चलती है। मेरी बात समझ में आई। यस सर। अगर यूजर यहाँ पे रीस्टार्ट पे यस क्लिक करता है कि हाँ जी मुझे दोबारा से कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम उसको ट्रांजैक्शन पे लेके जाएंगे। हम उससे दोबारा ट्रांजैक्शन गेट करेंगे कि आप अपना ट्रांजैक्शन दोबारा से करें। बात यहाँ तक समझ में आ गई। गेट यूजर आईडी का फंक्शन पे आ जाते हैं। गेट यूजर आईडी के फंक्शन में क्या चीज है, गेट यूजर आईडी के फंक्शन में हमने यूजर से जो है वो दो इनपुट किए, यूजर आईडी और यूजर पिन। और यूजर आईडी और यूजर पिन को हमने चेक यूजर आईडी के जरिए जो है वो चेक करवा लिया अपने एरे के अंदर कि आया ये यूजर आईडी और यूजर पिन हमारे एरे में, जो हमने एरे शुरू में बनाया था यूजर्स का, उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। चेक यूजर आईडी का फंक्शन जो है दो आर्गुमेंट लेता है, एक आईडी लेगा और एक जो है वो पिन लेगा।
चेक यूजर आईडी का ये फंक्शन है, इसके दो पैरामीटर्स हैं हमारे यहाँ पे, यूजर आईडी है, यूजर पिन है। जब ये इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल है कंडीशन के नाम से, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी फॉल्स, यानी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप का फंक्शन चलाया जो कि यूजर की लेंथ के बराबर चलेगा, यानी यूजर्स का जो एरे है, जो हमने जिसमें हमने तमाम यूजर्स पर यूजर आईडी और पिन को स्टोर किया हुआ है, उस एरे की जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर चलेगा। फॉर लूप के आई में सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया 0 से, तो उसके बाद कंडीशन चेक की, फिर आई प्लस प्लस का इटरेशन उसमें इंक्रीमेंट लगा दिया। फॉर लूप में सबसे पहली वैल्यू जब आएगी तो हम उसके ऊपर चेक लगाएंगे यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर की आईडी के बराबर, यानी यूजर जो हमारे एरे में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी ये इफ का फंक्शन जो है हमारी एरे की वैल्यू को और हमारे यूजर के इनपुट को दोनों को चेक करेगा। अगर हमारा यूजर इनपुट हमारे किसी भी एरे की वैल्यू के साथ मैच कर रहा होगा, कर लेगा, तो वो कंडीशन के वेरिएबल में ट्रू मूव कर देगा और फॉर के लूप को ब्रेक कर देगा, फॉर के लूप से उसी वक्त बाहर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे सेकंड वैल्यू के ऊपर जो है, एरे की सेकंड वैल्यू के ऊपर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी हमारे यूजर की आईडी और पिन जो है वो वैलिडेट हो जाती है, तो हमें मजीद फॉर के लूप को चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देते हैं कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम फॉर के लूप से बाहर आ जाए, मजीद फॉर के लूप को चलाने की जरूरत ना चलाएं। जब हम फॉर के लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक दफ़ा और हम जो है वो अपनी एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर यानी वापस चला जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स रहती है, अगर कंडीशन फॉल्स रहती है यानी यूजर ने गलत इनपुट दे दिया है, यूजर आईडी या यूजर पिन का गलत इनपुट दिया है, तो हम यूजर को एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे इनवैलिड यूजर आईडी और पिन का, और उसको कहेंगे कि आप दोबारा से दें, और यहाँ पे हम गेट यूजर आईडी का फंक्शन दोबारा से कॉल कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर इसका थोड़ा सा फंक्शन चेक यूजर आईडी का दोबारा बता दें सर, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। इसका ये फोर फोर से मतलब ये लेट कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स चेक कैसे यूजर है? आईडी, जी चेक यूजर आईडी। चेक यूजर आईडी में सबसे पहले जब चेक यूजर आईडी में आप दो आर्गुमेंट्स लेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी और यूजर पिन, जो यूजर ने इनपुट दी होगी वो आएगी इसके यहाँ पैरामीटर में आर्गुमेंट के जरिए। ये बात समझ में आती है? जी यहाँ सर। पे जो हम चेक यूजर आईडी के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके आर्गुमेंट्स में दो वैल्यू दे रहे हैं, यूजर आईडी और यूजर पिन की, जो हमने यूजर से इनपुट ठीक दी है है। सर। ये बात समझ में आती है? जी जी। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, जो हमने यूजर्स का जो एरे बनाया था जिसमें हमने तीन वैल्यूज रखी थी, जिसकी टाइप जो है वो यूजर्स की टाइप थी। ये आपको ये वाला यूजर एरे, जी ये यूजर एरे है। इसमें हम फॉर लूप चलाएंगे, इसमें हम यूजर एरे में जितनी वैल्यूज है उसकी लेंथ के बराबर जो है वो फॉर लूप चलेगा, और उसमें वो हर दफा चेक करेगा कि आया यूजर की जो आईडी और पिन उसने इनपुट किया है वो वैलिडेट करता है या नहीं करता, यानी हमारे एरे में मौजूद है वो वैल्यूज या नहीं है। ये वैलिडेशन चेक है कि यूजर ने जो अपना यूजर आईडी और यूजर पिन दिया है वो आया हमारे एरे में या हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये बात समझ में आती है? ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी है, यूजर आईडी जो ये जो हमारी आर्गुमेंट में यूजर आईडी आ रही है ये वो यूजर आईडी है, उसको हम चेक करा रहे हैं यूजर्स का जो एरे है उसकी यूजर आईडी से चेक करा रहे हैं। इसमें बीच में एंड का जो है वो ऑपरेटर लगा हुआ है एंड, उसके बाद हम यूजर की पिन चेक करा रहे हैं। इस इफ की ठीक है सर। कंडीशन के अंदर दोनों यूजर आईडी और यूजर पिन का ट्रू होना जरूरी है। अगर कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होगी तो कंडीशन हमारी फॉल्स कहलाएगी। बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, अगर जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यूजर आईडी और यूजर पिन हमें अपने डेटाबेस में मिल जाएगा या अपने एरे में मिल जाएगा, तो हम कंडीशन के वेरिएबल पर ट्रू मूव कर देंगे और अपने फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी मजीद फॉर लूप को नहीं चलाएंगे।
और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर ने गलत यूजर आईडी और पिन दिया है तो हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, इनवैलिड यूजर आईडी और पिन, ट्राई अगेन, और गेट यूजर आईडी के ऊपर हम दोबारा वापस चले जाएंगे। उसके बाद अगर यूजर ने सही इनपुट दिया है, अगर यूजर की यूजर आईडी और पिन जो है मैच हो जाती है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा फंक्शन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट लूप के अंदर वापस आ जाएगा। हमारा पूरा प्रोग्राम जो है चेक यूजर आईडी में हमारा जो है वो यूजर वैलिडेट हो गया। जब यूजर वैलिडेट हो गया तो फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे जो है वो स्टार्ट लूप के अंदर यहाँ वापस आ जाएगा। यहाँ पे जब वापस आएगा तो लूप के अंदर दाखिल होगा और गेट ट्रांजेक्शन के फंक्शन को कॉल करेगा। गेट ट्रांजेक्शन के फंक्शन में क्या चीज हमने दी है, हमने उसके ट्रांजेक्शन टाइप सबसे पहले अकाउंट टाइप ले ली। गेट ट्रांजेक्शन में अकाउंट टाइप उसकी करंट है या सेविंग है। उसके बाद हमने उससे ट्रांजेक्शन टाइप मांगी कि आप फास्ट कैश करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं। फास्ट कैश की सूरत में वो ये वाला इनपुट लेगा वेन के फंक्शन के साथ, और विड्रॉ की सूरत में वो ये नीचे वाला इनपुट लेगा। ये दोनों इनपुट जो है कंडीशनल है एक दूसरे के साथ। फास्ट कैश की सूरत में फास्ट कैश का फंक्शन चलेगा, फास्ट कैश की सूरत में फास्ट कैश का फंक्शन का इनपुट चलेगा, और विड्रॉ की सूरत में विड्रॉ का फंक्शन चलेगा। ये बात समझ में आती है? जी सर। ये हमने जो अचीव किया वो एक इसमें एरर में एक होता है वैन का कीवर्ड होता है वैन, यानी ये जो इनपुट है, कोई भी एक इनपुट आप उसको कंडीशन लगाते हैं कि ये इनपुट उस वक्त मांगे जब ये कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो ये इनपुट ना मांगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर फास्ट कैश को वो सेलेक्ट कर लेता है तो हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि आंसर टू द ट्रांजेक्शन टाइप अगर फास्ट कैश है तो ये इनपुट मांगेगा, अदरवाइज वो इनपुट नहीं मांगेगा ये फास्ट कैश वाला। सर अकाउंट में बैलेंस है तो ये फास्ट कैश मांगेगा वाला नहीं मांगेगा? पहले ये फास्ट कह रहे कैश हैं का आप? ऑप्शन नहीं, पहले फास्ट कैश का ऑप्शन चलेगा। वो आपसे फास्ट कैश मांगेगा, अकाउंट का बैलेंस वो जब आप उसको अपना कैश अमाउंट बताएंगे तब वो बैलेंस के फंक्शन को चेक करेगा कि आया आपने जो अपना विड्रॉल अमाउंट दिया है वो आपके बैलेंस से मैच करता भी है कि नहीं करता, वो बाद में चेक होगा। अभी तो हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आया वो फास्ट कैश का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता है या वो अपना कोई विड्रॉ का अमाउंट देना चाहता है। सर इसमें वैन की क्या जरूरत पड़ी? वैन वैसे की ही जरूरत वो हो इसलिए जाता। वैन की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर वो फास्ट कैश का लेता है तो फास्ट कैश वाला इनपुट चलेगा जिसमें हम लिस्ट ले रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ तरह के, फास्ट कैश के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है, जबकि विड्रॉ के अमाउंट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं होती, उसमें सिर्फ आप वैल्यू इनपुट ले रहे होते हैं अपने यूजर से। अगर फास्ट कैश का होगा तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आएंगी, और अगर फास्ट कैश में होगा विड्रॉ होगा तो वो एक इनपुट लेगा आपसे रैंडम नंबर कि आपको कितना अमाउंट जो है विड्रॉ करना चाहते हैं, एक नंबर आपसे इनपुट लेगा। दोनों की प्रॉपर्टी में फर्क है, एक में लिस्ट है, एक में जो है वो सिंपल अमाउंट आपका इनपुट आ रहा है। या अगर आप वेन का फंक्शन नहीं लगाएंगे तो ये आपकी फंक्शनैलिटी सही नहीं चलेगी। आपको वेन का फंक्शन लगाना जरूरी है, वेन का कीवर्ड लगाना जरूरी है। फास्ट कैश की ये लिस्ट सिर्फ उसी वक्त डिस्प्ले होगी जब वो फास्ट कैश का ऑप्शन सेलेक्ट करे। अगर फास्ट कैश का ऑप्शन उसने सेलेक्ट नहीं किया तो फास्ट कैश की लिस्ट डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से वेन का फंक्शन हटा देता हूँ तो विड्रॉ की सूरत में भी फास्ट कैश की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, उसके बाद जब उसने अपना जो भी विड्रॉल का अमाउंट था फास्ट कैश की सूरत में या विड्रॉ की सूरत में जब इनपुट दे दिया तो हम उसको उसके बैलेंस के साथ चेक करेंगे यहाँ पे क्या या वो बैलेंस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। यहाँ पे हमने लेस देन के इक्वल टू के फंक्शन के साथ बैलेंस को चेक किया। जो बैलेंस हमने शुरू में मैट डॉट रेंडम के जरिए जो बैलेंस हमने जनरेट किया था ये उसके साथ हमने चेक किया। ये हमने यहाँ पे मैट डॉट रेंडम के जरिए बैलेंस जनरेट किया था। इसका बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी मैट डॉट रैंडम के जरिए हमने बैलेंस जनरेट किया था। उस बैलेंस से हम इसको चेक करेंगे, अगर बैलेंस में एग्जिस्ट करता होगा अमाउंट तो वो इसको जो है वो बैलेंस में से माइनस कर देगा और आपको
आपका करंट बैलेंस जो है, यूजर को उसका करंट बैलेंस जो है वो शो कर देगा कि आपका बैलेंस विड्रॉ करने के बाद, अमाउंट विड्रॉ करने के बाद आपका बैलेंस कितना बच गया। अगर वो बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता होगा इनसफिशिएंट, तो फिर हमारा एल्स का ये फंक्शन चल जाएगा, एल्स का ब्लॉक चल जाएगा, जिसमें वो इनसफिशिएंट बैलेंस का जो है वो एक मैसेज इनपुट देगा कि आपका बैलेंस जो है वो इनसफिशिएंट है, आपका इतना बैलेंस नहीं है जितना आप विड्रॉल मांग रहे हैं। और उसके बाद वो यहाँ से फिर वापस आएगा पर अपने स्टार्ट ग्रुप में, और आपका ये डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो का जो है वो आपसे उससे यूजर से इनपुट ले। बात यहाँ तक समझ में आती आइए, जी सर। इसको हम चला के देख लेते हैं क्या हमारा ये फंक्शन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। हमने अपनी इंडेक्स और जेएस की फाइल चलाई। सबसे पहले उसने हमसे इनपुट मांगा आपका यूजर आईडी, मैंने उसको यूजर आईडी दिया। मैंने अपना पहली फर्स्ट टाइम में मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपना पिन कोड जो है वो गलत डाल देता हूँ। मैंने अपना पिन कोड गलत डाला तो उसने मुझे मैसेज इनपुट दे दिया कि आपका यूजर आईडी या पिन जो है वो गलत है, आप दोबारा से करें। उसके बाद फिर मैंने दोबारा अपना यूजर आईडी दिया। मेरा यूजर आईडी और पिन जो है वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होने के बाद ये मुझे कहाँ ले आया कि आपका अकाउंट टाइप कौन सी है। मैंने उसको किया करंट। उसके बाद मैंने किया फास्ट कैश को लिया। फास्ट कैश में क्या आया मेरे पास कि मुझे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी उसमें। अब मेरा यहाँ पे देखें करंट बैलेंस जो है वो बता रहा है कि आपका जो करंट बैलेंस जो हमने मैट डॉट रैंडम के जरिए जनरेट किया था, ये करंट बैलेंस 61,914 का मेरा एक जनरेट कर दिया। मैंने उसको कहा कि 5,000 रुपये मुझे विड्रॉ करना है, मैंने विड्रॉ कर दिया। 5,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद वो मुझे यहाँ बता रहा है योर करंट बैलेंस इज नाउ 56,914, यानी जो मेरा 61,000 का बैलेंस था उसमें से 5,000 माइनस करने के बाद जो बचा वो यहाँ पे आ गया। मैंने कहा जी मुझे दोबारा से एक जो है वो ट्रांजेक्शन और करनी है, मेरा अकाउंट करंट है, इस दफ़ा मैं विड्रॉ पे जा रहा हूँ। विड्रॉ पे आया तो उसने मुझसे, अब यहाँ पे देखें मुझे वो जो बैलेंस बता रहा है जो मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस बचा था वो बैलेंस बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने उसको कहा जी मुझे 10,000 और मजीद विड्रॉ करना है या 11,000 मजीद विड्रॉ करना है। मैंने उसको एक अमाउंट दे दिया। उसने मुझे मेरा उस अमाउंट माइनस करने के बाद 11,000 रुपीज से माइनस करने के बाद मुझे अपना अमाउंट बता दिया। अब मैं एक तीसरी कंडीशन चेक करूंगा अगर मैं क्या वो अपनी इनसफिशिएंट बैलेंस वाली। मैंने इसको कहा एक दफ़ा और कि मेरे दोबारा से एक ट्रांजेक्शन करनी है, करंट मेरा है, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 50,000। मेरा इस वक्त करंट बैलेंस कितना है 45,914। मैं उसको कह रहा हूँ मुझे 50,000 का अमाउंट है विड्रॉ करना है, तो मुझे उसने क्या दे दिया इनसफिशिएंट बैलेंस 45। आपका बैलेंस जो है 45,000 का है, 50,000 का नहीं है, तो उसने मुझे एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया इनसफिशिएंट बैलेंस का। इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे नो का फंक्शन जो है वो किया तो मेरे एटीएम मशीन से बाहर आ गया, यानी मैं आप मजीद कंटिन्यू तो नहीं कर। ये रनअप समझ रन समझ में आया इसका? हमारा जी सर। एटीएम की पूरी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर इसमें आईडी लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ पिन कोड लेना चाहिए था एटीएम में, जैसे पिन कोड जाता है और जो मोबाइल ऐप होती है उनमें दोनों चीजें जा रही होती हैं जो हमने आईडी बनाई हुई होती है, मर्जी तो है हम इसमें सिर्फ आपसे, पिन कोड ना ले लें? आप सिर्फ पिन कोड ले लें कोई मसला नहीं। अच्छा। और सर जितने भी होंगे जो कस्टमर्स होंगे बैंक के, वो एक डेटाबेस में होंगे, उनके पिन कोड्स वहां पे मैच कर रहे होंगे जब जी हम यहाँ से वहीं से, रिक्वेस्ट देंगे। जी जब रिक्वेस्ट जाती है तो आपकी डेटाबेस के साथ मैच होती है। डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट जाती है, बैकएंड पे डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाती है, तो वहां से यूजर आईडी और जी पिन जो है, आपकी यूजर आईडी एटीएम मशीन में ना आपको इनपुट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसमें आप अपना कार्ड डालते हैं। जब कार्ड डालते हैं जी तो जी। यूजर आईडी ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाती है, तो इसलिए वहां ठीक पे है। आपको अपनी यूजर आईडी नहीं देनी पड़ती, सिर्फ पिन कोड देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे अपना आईडी और अपना पासवर्ड दोनों दे रहे होते हैं। ऐसी हाँ है। जी सर। ठीक है।
दोनों जगहों पे दो मुख्तलिफ चीजें इस वजह से होती हैं कि वहाँ पे आप अपना ATM कार्ड जो है वो इनपुट नहीं कर रहे होते इंटरनेट बैंकिंग